नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैत्य प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी है, यानी आपकी और हमारी कहानियों की अनूठी श्रृंखला। दीक्षा स्टूडियो की इस खास प्रस्तुति में आज हम आपसे जिस कहानी को रूबरू करा रहे हैं उसका नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा या फिर देखा होगा, क्योंकि इस पे बहुत काम किया गया है। बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं, बहुत सी शॉर्ट फिल्में बन चुकी हैं, बहुत सारे एपिसोड इस पर अब तक बनाए जा चुके हैं। मासूम पन्नों पर उकेरी प्यार की बड़ी ही नायाब दास्तान है उसने कहा था। तो शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और जिनके कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से भूनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर पचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कमरा वाली, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वाली, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और ये रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मंगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में। वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी अपने मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर कुरू बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अचानक दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर वही, धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू? इतना कहकर लड़की भाग गई। लड़के ने भी घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई और तब कहीं जाकर घर पहुंचा। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। अरे इस गैबी गोले से बचे
तो कोई लड़े, जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लाना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल जैसा हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली का मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन न छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहन सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूरज निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी की बादशाही का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहीं मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फरंगी मैम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वो सिगरेट देने में हट करती है, होंठों पे लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गए, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डे के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर नूं जांदिए, दिल्ली शहर ते पिशोर नूं जांदिए, कर लोड़ा लौंगा दा बपार मणिए, कर लेना ना देड़ा सौदा अड़िए। ओए लाड़ा चटका कदवे नूं, कद्दू बड़िया मजेदार गोरिए।
हुण लाना चटका कदवे नूं, कद्दू बड़े आवे मज़ेदार गोरिए। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लाना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लाना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा सिंह भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो, कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत पच रहे हैं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरी ये जर्सी पहन लो। और तुम लेना भाई, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है। ये देख, पसीना आ रहा है ना। मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन कर भेज रही हैं मेमे। गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। तुम सच कहते हो? अरे और नहीं तो क्या। ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई। सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुक्म हुजूर। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेंगे, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुँह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हुए उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है, पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ याद है। वहीं जब आप खोते पर सवार थे, आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। सामने से वो नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और तभी आपकी एक गोली उसके कंधे में लगी और पुट्ठे से जा निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना?
आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वो विलायत भेज दिया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ लाना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई लेकर आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि उसे क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन? उजीरा सिंह? हाँ, क्यों लाना, क्या कयामत आ गई? अरे ज़रा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टन साहब? लेफ्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें भी की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कोरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे वो लोग। जाकर सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, सबसे नजरें बचाकर चुपके से। देर मत करो जीरा। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हैं। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालियाँ सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। अब जाओ, देर मत करो। मुजीरा चला गया और लहना सिंह लौटकर खाई के मुहाने पर आकर दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टन साहब ने अपनी जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में से एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था कि इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर और मारा और साहब आख मी गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपने जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह ने हंसकर बोला, क्यों लेफ्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगाधरी जिले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच की सींगें भी होती हैं। पर ये तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखाए? हमारे लेफ्टन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आएंगे तो गौ हत्या बंद करा देंगे। इतना ही नहीं, मंडी के बनियों को भी बहकाता था कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और उन्हें गांव के बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो कि अचानक साहब की जेब में से पिस्तौल चली और उसकी गोली लहना की जांघ में जा धंसी। इधर लहना ने भी अपनी हेनरी मार्टिन से 2 फायर किए और साहब की कपाल क्रिया हो गई। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या हो गया?
लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से संभाल कह दिया। सब अपनी अपनी बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कस कर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से उसके घाव से खून निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक मर रहा था। वो खड़ा था और लेटे हुए थे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों की संगीनें चल रही थी। एक किलकारी और, अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। 15 सिखों को भी अपने प्राण से हाथ धोने पड़े। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमर की तरफ लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। उजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने भी सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वो गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर दोबारा गाड़ी भेज देना। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ और वजीरा सिंह तो है ही है मेरे पास। और सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो उनसे मेरा मत्था टेकना मत भूलना, और जब घर जाना तो उससे कहना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तो ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। उजीरा पानी पिला दे यार, और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग एकदम साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में अपने मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं
उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब वो धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू। इतना सुनते ही लहना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, अरे वजीरा सिंह, पानी पिला दे भाई। 25 बरस बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 बरस की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेडे में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह पहले तो आश्चर्यचकित रह गया। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। फिर भीतर पहुंचा। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वो दर्द से कराहने लगा। मुजीरा, मुजीरा, पानी पिला। उसने कहा था स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक ककरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी जिए नहीं। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। वजीरा सिंह, पानी पिला दे। उसने कहा था। लहना का सर अपनी गोद में लिटाए वजीरा बैठा है। आध घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले। अपने पट पर मेरा सिर रख ले।
वजीरा ने वैसा ही किया। अब ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी और पिला दे। बस अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। अब के खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है ना उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह।